दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कुछ गुंडे लॉक एंड की सर्विस वाले से एक तिजोरी खुलवाते हैं ताकि उसमें पड़ा कीमती सिक्का चुरा सके। फिर वहां गोलीबारी हो जाती है और एक गैंगस्टर का भाई मर जाता है। फिर वे लॉक एंड की सर्विस वाले चार्ली को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि सिक्का चार्ली के पास ही है। फिर जिसने चोरी करवाई थी वो भी और जिसके यहाँ चोरी हुई थी वो भी, दोनों ही चार्ली के पीछे पड़ जाते हैं। ये वेब सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इसके पहले 4 एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, पहले जाकर उसे देखें, तभी आपको आगे देखने में मजा आएगा। तो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा जोसेफ शराब के नशे में फिर से बार के अंदर घुस जाता है और नाचने लगता है और चार्ली उसे छोड़कर किसी की बाइक लेकर भाग जाता है। तभी वो आदमी जिसकी बाइक चार्ली ने छीन ली थी वो अपनी बिच्छू गैंग को लेकर वहां आ जाता है और फिर वे जोसेफ को पीटने लगते हैं। जोसेफ शराब के नशे में भी उनका डटकर मुकाबला करता है और कईयों की हड्डी पसली तोड़ देता है। लेकिन तभी उनमें से एक गुंडा स्टूल उठाकर उसके सिर में मारता है और उसे बेहोश कर देता है। इतने में रियो भी उस किलर को लेकर वहां पहुंच जाता है। फिर वे देखते हैं कि उस बार में से कई मार खाए हुए गुंडे बाहर निकल रहे हैं। फिर वे उनके जाने का इंतजार करते हैं। इतने में जोसेफ को भी होश आ जाता है और वो फिर से बाटली मारने लगता है। तभी वो किलर और रियो दोनों बार के अंदर जाते हैं और जोसेफ को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। किलर पूछता है कॉइन कहाँ है। जोसेफ कहता है मुझे नहीं पता। इतने में चार्ली भी वापस आ जाता है। फिर वो एम्बुलेंस देखकर समझ जाता है कि वे किलर भी यहाँ आ चुके हैं। फिर वो चुपके से अंदर जाता है लेकिन वो किलर उसे देख लेता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। फिर चार्ली उस किलर पर टूट पड़ता है। तभी रियो जोसेफ के ऊपर गन तान के सिक्के के बारे में पूछता है लेकिन जोसेफ उसकी गन छीनकर उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर देता है। फिर वो देखता है कि किलर चार्ली को मारने ही वाला है। फिर वो डिवाइडर वाला पिलर उठाकर लाता है और उससे किलर का सिर कुचल देता है। तभी चार्ली उस किलर की जेब में से एम्बुलेंस की चाबी निकाल लेता है और जोसेफ को लेकर वहां से चला जाता है। फिर वो जैसे ही उस मोटू को एम्बुलेंस में बिठाकर वहां से जाता है तो पीछे से पुलिस आ जाती है। तभी रियो भी उठ जाता है और पुलिस के आने से पहले वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं समीरा अपने बेटे को लेकर वापस होटल में चली जाती है। तभी उसके पास रामी का फोन आता है। वो पूछता है तुम्हें होटल में जाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? वो कहती है नहीं। फिर उसके बाद रामी अपनी मैडम माया के पास फोन करता है जो उसको उस दिन पीट रही थी। वो कहता है कि जल्दी से किसी को होटल में भेजो क्योंकि कुछ अरबी लोग यहाँ की लोकल गैंग के साथ मिलकर उनके पीछे पड़े हैं। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो एक आदमी उसका पीछा करता है। तभी समीरा जो जानवरों को बेहोश करने वाली दवा लेकर आई थी उसे इंजेक्शन में भरने लगती है और उसका बेटा उसे देख लेता है। दूसरी तरफ चार्ली जोसेफ को डांटता है कि देखो तुम्हारे दोस्त की वजह से कितना बड़ा कबाड़ा हो गया। फिर जोसेफ कहता है तुम्हें किसने कहा था मेरी जान बचाने के लिए, मरने देते मुझे वहीं पर। फिर वो एम्बुलेंस रोकने को कहता है और नीचे उतरकर बीच पर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब चार्ली उसे देखने जाता है तो वो देखता है कि जोसेफ खुद को डुबोकर मारना चाहता था। फिर वो जाकर उसकी जान बचाता है। जोसेफ कहता है छोड़ दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरे बाप ने भी मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा। फिर चार्ली कहता है कि एक बार तुम अपने बाप का भेजा हुआ लेटर तो पढ़ लो, फिर उसके बाद चाहे जो मर्जी कर लेना। फिर जोसेफ शांत होकर वो लेटर निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था जोसेफ मेरे मरने के बाद यहाँ मौत का सैलाब आ गया होगा। मैं एक लंबे समय से सोच रहा था कि इन सब की जिंदगी में ये सैलाब कैसे लेकर आऊं। फिर कुछ ही हफ्ते पहले मैंने एक सिक्के की रोबरी की खबर पढ़ी। मैं समझ गया था ये काम उस अरब माफिया का है। मेरी नजरों में वो कॉइन 2 कौड़ी का है लेकिन फिर भी वो बहुत कीमती है। फिर मैंने मेरे भाई फ्रेड से वादा किया कि उस कॉइन के बदले मैं सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। मुझे पता था वो अरबी इस चोरी का बदला मेरे भाई से जरूर लेगा और उसके अलावा और भी कई भूखे शिकारी उसके पीछे पड़ेंगे जिससे उन दोनों बाप बेटे का जीना दुश्वार हो जाएगा। उनको मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और मिलेगी तो सिर्फ मुसीबतें। मेरी जायदाद के असली हकदार सिर्फ तुम ही हो। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर रहा हूँ क्योंकि तुम ही मेरे बेटे हो और हमेशा रहोगे। अब तुम्हें उस सिक्के से जुड़े हर इंसान से दूर रहना होगा और इस तूफान के शांत होने के बाद ही लौटना होगा। प्लीज तुम मेरे जैसा बिल्कुल मत बनना जोसेफ। ये लेटर पढ़कर जोसेफ इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ रामी समीरा से मिलने के लिए होटल में जाता है। तभी बाहर खड़ा आदमी जो उसका पीछा कर रहा था वो अपने बॉस को फोन करके बता देता है कि वे कहाँ छुपे हैं। फिर रामी रूम के अंदर जाकर उसे कहता है जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम मेरी दोस्त के घर जा रहे हैं। समीरा पूछती है तुम्हारी दोस्त वही है ना जो उस दिन तुम्हें पीट रही थी? हम नहीं जाएंगे वहाँ। फिर उन दोनों में थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है क्योंकि रामी उन दोनों को किसी भी कीमत पर वहाँ ले जाना चाहता था। तभी समीरा के बेटे को लगता है कि रामी उसकी माँ को मार रहा है। फिर वो एक इंजेक्शन लाकर रामी की गर्दन में लगा देता है। फिर रामी बेहोश हो जाता है। इतने में बिल्ला और शरीफ
दोनों वहाँ आ जाते हैं और उस होटल के अंदर घुस जाते हैं। तभी समीरा चार्ली के पास कॉल करती है और बताती है कि रामी हमसे गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। वो झूठ बोलकर हमें कहीं ले जा रहा था, लेकिन हमने उसे बेहोश कर दिया। तभी बिल्ला दरवाजा नॉक करता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है। समीरा कहती है तुम जो कोई भी हो चले जाओ यहाँ से। चार्ली उन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर समीरा दरवाजे के आगे सामान लगा देती है, लेकिन फिर भी वे दरवाजे को तोड़कर अंदर आने लगते हैं। फिर वे दोनों बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं और विंडो से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तभी वे गुंडे रूम के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं वे दोनों वहाँ से भाग गए हैं। समीरा अपने बेटे को लेकर छत पर चली गई थी। फिर वो चार्ली को बताती है कि ये बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से कनेक्टेड है। फिर वे दूसरी बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। चार्ली कहता है तुम बाहर मत जाना, किसी भी फ्लैट का दरवाजा खटखटाकर उनसे हेल्प मांगो। फिर समीरा एक फ्लैट का दरवाजा खटखटाती है और उनसे हेल्प मांगती है। इतने में वे गुंडे भी वहाँ आ जाते हैं। फिर समीरा ऊपर ही छुप जाती है और वे गुंडे नीचे चले जाते हैं। फिर वो चार्ली को कहती है कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा। फिर चार्ली उससे पूछता है कि किस तरह का लॉक है और फिर उस लॉक को खोलने की तरकीब बताता है। तभी बिल्ला को शक हो जाता है कि शायद वे दोनों बाहर आए ही नहीं, इसलिए वो वापस अंदर आ जाता है। तभी उसको दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। फिर जब वो ऊपर जाता है तो समझ नहीं पाता उसने कौन से दरवाजे की आवाज सुनी थी। फिर वो सभी दरवाजों को कान लगाकर बड़े ही ध्यान से सुनता है। समीरा और उसका बेटा दरवाजे के पीछे बिल्कुल शांत तरीके से बैठे हुए थे। तभी बिल्ला का दोस्त उसे आवाज देता है और बिल्ला नीचे चला जाता है। फिर चार्ली उसको दरवाजा लॉक करने को कहता है। फिर वो समीरा से उसकी लोकेशन मांगता है और कहता है कि मैं कल सुबह तक वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। फिर जोसेफ चार्ली से पूछता है कि क्या वो तुम्हारी असलियत जानती है। चार्ली कहता है हाँ, सिर्फ वही जानती है। जोसेफ कहता है तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो। फिर वो रामी के बारे में पूछता है। चार्ली बताता है मैंने कई बार जेल में उसे बचाया था, अब उसकी बारी है। तभी वे गुंडे रामी को उठा कर ले जाते हैं। होटल में बैठा एक आदमी उनको देख रहा था। दूसरी तरफ वो रशियन फ्रेंड से पूछता है तुम्हारा नालायक बेटा खुशखबरी कब देने वाला है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। उस समय नीना अपने सीनियर से बात कर रही थी और उनसे यूनिट की डिमांड कर रही थी। वो कहती है कि अंदर किसी को बंदी बनाकर रखा हुआ है, लेकिन उसका सीनियर उसे कहता है कि एक बार हमें चेक कर लेने दो। फिर वो रॉबर्ट को कहती है हमारे सीनियर की फ्रेंच से फटी पड़ी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगर उसने यूनिट नहीं भेजी तो फ्रेंच भी नहीं बचेगा। फिर रॉबर्ट उसे कहता है कि तुम्हें उसकी बड़ी चिंता हो रही है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता इन्हीं रशियंस के होटल में मारे गए थे, क्योंकि वो उनसे जबरदस्ती काम करवाते थे। अब तुम वो सिक्का हासिल करना चाहती हो ताकि रशियन से बदला ले सको। तभी फ्रेंच के पास रियो की कॉल आती है। वो कहता है पापा फिर से गड़बड़ हो गई। तभी फ्रेंच आगे की बात सुने बिना ही फोन काट देता है। फिर वो रशियन को कहता है देखो अब हम दोनों को मिलकर समझदारी से काम लेना होगा, लेकिन वे रशियन उसको पीटने लगते हैं। तभी हसन भी वियना पहुंच जाता है। उधर रशियन अपने बॉस से बात कर रहा था। उसका बॉस कहता है कि जो कुछ भी करो सफाई से करना, ज्यादा रायता नहीं फैलाना। अब होटल के बाहर कोबरा स्क्वाड भी आ गई थी, लेकिन वो ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। फिर नीना कहती है अभी तो मैं ही तुम सबसे सीनियर हूँ, इसलिए मेरे ऑर्डर का पालन करो। अंदर कम से कम 5 अपराधी होंगे और ये है उन सबका लीडर। हमें इस आदमी को जिंदा पकड़ना है। फिर वे बार के अंदर जाने लगते हैं। बार के अंदर रशियंस फ्रेंच से उसकी आखिरी इच्छा पूछ रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और लाइट्स को ऑफ कर देती है। फ्रेंच कहता है अब मैं ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, जल्दी से मेरे हाथ खोलो। रशियन के साथी तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो फ्रेंच के हाथ खोलकर उसके साथ जाने लगता है। फिर वो रशियन को किसी दूसरे रास्ते से ले जाने लगता है और अचानक से चाकू निकालकर उसके गले पर वार कर देता है। फिर वो उसकी गन लेकर अकेला ही वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर बाहर जाकर वो अपने बेटे को वॉइस नोट भेजता है और कहता है बेटा ये दुनिया बड़ी ही कमीनी है, लेकिन मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। इतने में नीना और रॉबर्ट देख लेते हैं कि वो रशियन वहाँ पर मरा पड़ा है। तभी जब फ्रेंच बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है तो उसके पीछे से हसन आ जाता है और उसके सिर पर गन से वार करके बेहोश कर देता है। तभी वो पुलिस वाले बार के सभी लोगों को बार से बाहर ले जाते हैं। फिर नीना जोसेफ की फ्रेंड एलिना से पूछती है कि वो कहाँ है। मैं जानती हूँ वो सिक्का उसी के पास है, मुझे बता दो वो कहाँ है, उसकी जान वाकई खतरे में है। फिर वो बता देती है कि वो मार्सेल जा रहा है। तभी रियो अपने बाप का भेजा हुआ वॉइस नोट सुनता है। बेटा ये दुनिया बड़ी ही कमीनी है और तुम्हें उनसे भी ज्यादा कमीना होना पड़ेगा। अब तुम्हें बुरे के साथ और ज्यादा बुरा बनना होगा, क्योंकि अब तुम्हें अकेले ही इस दुनिया का सामना करना है। मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगे। आई लव यू बेटा। फिर रियो वहाँ से एक वैन चुरा लेता है। दूसरी तरफ हसन उस बूढ़े को जंगल में ले जाता है और कपड़े उतारने को कहता है। फिर जब वो अपने कपड़े उतार देता है तो हसन कहता है बूढ़े मैं तुम्हें चाकू से मारूंगा। ये बात सुनकर उस बूढ़े को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि फ्रेंच नाम है मेरा, इस शहर में मैं ही डिसाइड करता हूँ कौन जिएगा कौन मरेगा। तुम साले अरबी जहाँ जी चाहता है वहीं मुंह उठाकर चले आते हो। तुम हमेशा परिवार की बात करते हो ना, तो अब सुनो, मुझे जिसने तुम्हारी तिजोरी के बारे में बताया था
वो भी तुम्हारे ही परिवार का है। फिर उसका नाम जानने से पहले ही हसन उसको मार देता है। फिर वो अपनी कार में जाकर मार्सेल की लोकेशन भरता है और वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जोसेफ भी रात भर ड्राइव करके एम्बुलेंस को मार्सेल पहुंचा देता है। फिर चार्ली अपनी वाइफ के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं 20 मिनट में वहाँ पर आ जाऊंगा। मैं यहाँ अपने एक दोस्त के पास आया हूँ, वो बहुत ही अच्छा है। फिर जैसे ही फोन कट होता है वहाँ दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरअसल वहाँ पर उस घर का मालिक आया था जो कि नशे में एकदम धुत था। फिर समीरा उसके पास जाकर हेलो बोलती है। पहले तो उस आदमी को विश्वास ही नहीं होता। फिर जब वो उसे टच करके देखता है तो वो डर कर वहाँ से बाहर भाग जाता है। फिर समीरा भी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास चार्ली का फोन आता है। वो बताती है कि हमें वहाँ से निकलना पड़ा। फिर चार्ली उसे कहता है कि मैं आगे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार रुकती है और उसमें से गुंडे निकल कर आते हैं और उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं। फिर चार्ली उनको जाते हुए देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो गाड़ी को वहाँ से भगा कर ले जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होगा। 6th एपिसोड में हम देखते हैं वे गुंडे जिन्होंने रामी को बंदी बना लिया था, वे उसे टॉर्चर कर रहे थे। फिर बिल्ला उससे पूछता है कहाँ है वे लोग। रामी कहता है तू जिनको अपना दोस्त समझ रहा है वे गद्दार हैं, समय आने पर वे तुम्हारी भी गेम बजा देंगे। इतने में चार्ली और जोसेफ उस होटल में पहुंच जाते हैं। फिर वो उस आदमी से पूछते हैं कि कल यहाँ क्या हुआ था। वो आदमी कहता है यहाँ हर रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। फिर चार्ली उसे गले से पकड़ लेता है और पूछता है कि कल रात एक आदमी मेरी बीवी और मेरे बेटे को लेने आया था। वो आदमी बताता है उसे खुद को ही कोई उठा कर ले गया है। वे लोग अल्जीरियंस हैं, वे काला धंधा करते हैं। फिर चार्ली जोसेफ को कहता है पहले हमें रामी को छुड़वाना होगा, तभी हम मेरी फैमिली का पता लगा पाएंगे। फिर वो एक कैस्पर नाम के आदमी के पास जाता है। वो आदमी चार्ली के साथ जेल में हुआ करता था। फिर चार्ली उसे खाने के लिए कुछ सामान देता है और कहता है पुराना कर्ज उतारने आया हूँ। फिर वो एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। सारा मामला सुनने के बाद कैस्पर बताता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है, लेकिन कीमत अच्छी हो तो कभी कभी कर लेता हूँ। फिर चार्ली कहता है मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये कॉइन है जिसकी कीमत 3 मिलियन यूरोस है। कैस्पर सिक्का लेने से इनकार कर देता है। फिर जोसेफ अपनी शर्ट ऊपर करके कहता है बोलो इस काम की कितनी कीमत है। दूसरी तरफ बिल्ला शरीफ से पूछता है क्या रामी सच कह रहा है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। शरीफ कहता है हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उन दोनों को कर्सिकंस उठा कर ले गए हों। अगर ऐसा है तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि कोई भी कर्सिकंस के साथ पंगा नहीं लेता। फिर बिल्ला दोबारा रामी के पास जाता है और कहता है अगर तुम्हें पता है तो बता दे क्यों अपनी जान गंवाता है। फिर रामी कहता है कि मुझे एक फोन करना है। फिर बिल्ला उसकी बात चार्ली से करवाता है। चार्ली उस समय उसकी ही बिल्डिंग के सामने खड़ा था। फिर वो चार्ली से पूछता है तुम कितनी देर में आ रहे हो, मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहा हूँ। चार्ली कहता है कुछ घंटे लगेंगे, क्या तुम अब भी घंटा घर के पास वाली बिल्डिंग में रहते हो। रामी कहता है हाँ, रूम नंबर 78 में। फिर फोन काटने के बाद चार्ली बताता है कि मैंने जानबूझकर गलत एड्रेस बोला था, इसका मतलब ये है कि वो मुश्किल में है। जोसेफ पूछता है कि 78 का क्या मतलब है। चार्ली कहता है वो इस बिल्डिंग के 7वीं या 8वीं मंजिल पर है। तभी हम समीरा और उसके बेटे को देखते हैं जो एक खूबसूरत सी जगह पर खेल रहे थे। तभी उनके पास मैडम माया आती है जो रोमी को पीट रही थी। वो कहती है कि तुम यहाँ सेफ हो, पहले मैं तुम लोगों के लिए अपने हाथ से सैंडविच बना कर लाती हूँ और फिर तुम्हें अपना घर दिखाऊंगी और तुम्हारा कमरा भी। अगले सीन में हम देखते हैं नीना का सीनियर उसे सस्पेंड कर देता है तब तक जब तक कि कमेटी की जांच पूरी ना हो जाए। फिर रॉबर्ट उसे कहता है मैं जानता हूँ तुम मार्सेल जा रही हो वो सिक्का हासिल करने, ऐसा करने से तुम्हारे डैड वापस नहीं आ जाएंगे। लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। तभी हसन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर शरीफ के सभी गुंडे उस पर गन तान देते हैं। तभी अंदर से बिल्ला बाहर आता है और कहता है ये मेरे हसन भाई हैं। फिर लिफ्ट से ऊपर जाते समय हसन बिल्ला को कहता है एक बूढ़े आदमी ने ही हमारा माल साफ करवाया था और मरते मरते वो काफी कुछ बता गया। तभी रात को चार्ली चुपके से चोरों की तरह उस बिल्डिंग में घुस जाता है। फिर जब वो दरवाजा खोलता है तो गेट के पास पड़ी बोतलों से शोर हो जाता है। फिर वो शोर शरीफ भी सुन लेता है। फिर वो चेक करने के लिए जाता है। उसकी आवाज सुनकर चार्ली छिप जाता है। शरीफ को शक तो था कि यहाँ पर कोई आया है, लेकिन उसकी फटी भी पड़ी थी। तभी उसका एक आदमी उसे नीचे से आवाज देता है और उसे नीचे आने को कहता है। फिर जब शरीफ नीचे जाता है तो उसका साथी कहता है कि रामी को मारो और अजनबी लोगों का यहाँ आना जाना बंद करो। इतने में एक रिमोट वाली कार वहाँ आकर रुकती है जिसके ऊपर एक फोन रखा हुआ था। वो फोन बज रहा था। फिर जब शरीफ वो फोन उठाता है तो कैस्पर कहता है मेरी रामी से बात करवाओ, अगर उसे एक भी खरोच आई तो तुम्हारी पूरी गैंग का सफाया हो जाएगा। ये बात सुनकर शरीफ की फट जाती है और वो
फोन लेकर ऊपर की तरफ भागता है। फोन लेकर वो 10वें फ्लोर पर जाता है। उस समय हसन और उसका भाई रामी को मारने ही वाले थे। तभी शरीफ वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि इसे मत मारना क्योंकि कोर्सिकन्स को ये जिंदा चाहिए। तभी जोसेफ और कैस्पर उस बिल्डिंग के नीचे जाकर उन सभी का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। फिर गोलियों की आवाज सुनकर शरीफ कहता है जरूर कोर्सिकन्स आ गए होंगे और नीचे भाग जाता है। अब शरीफ के सभी गुंडे नीचे बिजी थे, इसलिए चार्ली के पास रामी को बचाने का टाइम ही टाइम था। फिर वो उसकी आवाज सुनकर उसके पास जाने लगता है क्योंकि वे दोनों भाई उसे टॉर्चर कर रहे थे। बिल्ला पूछता है बता चार्ली कहाँ है। रामी कहता है तुम्हारे पीछे। फिर वो दोनों भाइयों को घायल कर देता है और रामी के हाथ खोलने के लिए कहता है। हसन कहता है मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। चार्ली कहता है दम है तो ढूंढ लेना। इतने में शरीफ समझ जाता है कि यहाँ कोर्सिकन्स नहीं थे बल्कि हमारा ध्यान भटकाने की साजिश थी। फिर वो भागकर अंदर जाता है और उन दोनों को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन लकीली उन दोनों को एक भी गोली नहीं लगती। तभी जोसेफ अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आता है और उन दोनों को वहाँ से उड़ा कर ले जाता है। तभी जब बिल्ला को होश आता है तो वो देखता है कि उसका भाई बंधा हुआ है। फिर वो पास में पड़ी हुई गन उठाता है और उससे हसन की हथकड़ी तोड़ देता है। तभी चार्ली रामी को अपने साथ ले जाता है और उससे पूछता है कि बता मेरी फैमिली कहाँ है, लेकिन रामी कहता है कि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बस इतना जान लो तुम्हारी फैमिली सेफ है। फिर चार्ली अपना साथ देने के लिए कैस्पर को थैंक यू कहता है। तभी समीरा से मिलने के लिए मैडम माया आती है। वो उन दोनों को पहनने के लिए कपड़े देती है और कहती है रामी तुम्हारे पति को यहाँ पर लाता ही होगा। तभी रामी, चार्ली और जोसेफ तीनों बंदरगाह पर पहुँच जाते हैं। माया के आदमी उनको लेने के लिए यहाँ पर आने ही वाले थे। फिर चार्ली जोसेफ को कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं जाओगे क्योंकि उनको तुम्हारे बारे में नहीं पता। अगर हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो तुम ही हमें वहाँ से निकालोगे। फिर वो जोसेफ का नंबर रामी के फोन में सेव कर देता है और फिर रामी के साथ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनको लेने के लिए वहाँ एक बोट आती है। फिर वे दोनों बोट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। जोसेफ दूर खड़ा उनको छुप छुप कर देख रहा था। फिर वो अपने लिए एक आइसक्रीम लेकर आता है। तभी उसकी नजर एक दूरबीन पर पड़ती है, लेकिन उसके अंदर से देखने के लिए उसके अंदर सिक्का डालना पड़ता था। फिर जोसेफ उसके अंदर वही कीमती सिक्का डाल देता है। फिर दूरबीन में देखकर वो बहुत खुश होता है और कहता है आखिर तुम मेरे किसी काम तो आए। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड एलिना का फोन आता है। वो बताती है कि उस दिन होटल में रेड पड़ गई थी, इसलिए हमने वो होटल छोड़ दिया। अब मैं मार्सेल में हूँ। जोसेफ कहता है तुम बात करती रहो, मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो एलिना के पास पहुंच जाता है और काफी दिनों बाद उससे मिलकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ चार्ली भी अपने बीवी बच्चों के पास पहुंच जाता है। वे एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। फिर चार्ली समीरा के गले लग जाता है और अपने बेटे को भी गले लगा लेता है। तभी माया का आदमी उसे कहता है बहुत हो गया मिलना जुलना, अब चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ अलीना जोसेफ को कहती है मुझे माफ कर देना। तभी उसके पीछे से रियो आता है और जोसेफ को करंट लगाकर बेहोश कर देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे रियो जोसेफ के साथ और माया चार्ली के साथ क्या करेगी। 7th एपिसोड में हम देखते हैं मैडम माया चार्ली के बेटे को कहती है तुम यहीं पर रहकर फुटबॉल खेलो क्योंकि कुछ बातें बड़ों में ही रहे तो अच्छा है। उन्होंने रामी को अलग ही रूम में बिठा रखा था। फिर माया उन दोनों को रामी के पास लेकर जाती है और कहती है अब तुम्हें रामी ही बताएगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। रामी बताता है मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक जहाज बिना कस्टम वालों की छानबीन के क्रॉस होने वाला है। फिर हमने कोलंबिया से करीब 1 टन कोकीन उस जहाज में मंगवाई, लेकिन कस्टम वालों ने सारा माल पकड़ लिया। किसी ने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी थी। अब सारा माल उनकी कस्टडी में पड़ा है, जो कि 1912 में बने एक पुलिस स्टेशन की बेसमेंट में रखा गया है। उस बेसमेंट के नीचे एक नाला बहता है। चार्ली पूछता है बेसमेंट और नाले के बीच की दीवार कितनी मोटी है। रामी कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने सब सेट कर दिया है। तभी मैडम माया अपने आदमी की गन लेती है और रामी का भेजा उड़ा देती है। फिर वो कहती है कि अगर तुम इससे अच्छा प्लान नहीं बना पाए और मेरा माल वहाँ से नहीं निकाल पाए तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। दूसरी तरफ रियो जोसेफ की तलाशी ले रहा था और सिक्का ढूंढ रहा था, लेकिन रियो को उसके पास सिक्का नहीं मिलता। फिर वो जोसेफ को होश में लाता है और कहता है कि अब हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। तुम मेरा साथ दो क्योंकि मेरी जान खतरे में है। बता दो मुझे सिक्का कहाँ है। जोसेफ कहता है पहले तुम अलीना को जाने दो। रियो कहता है तुम सिक्के के बारे में बता दो और फिर तुम दोनों एक साथ चले जाओ, लेकिन जोसेफ कहता है भाड़ में जाओ। फिर वो एलिना के मुंह पर जलती हुई सिगरेट लगाने की धमकी देता है। तभी जोसेफ बता देता है कि तुम्हारा वो बेकार सा सिक्का पोर्ट पर लगी एक वाइनोकुलर के अंदर पड़ा है। फिर वो जोसेफ और एलिना दोनों को ही बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ चार्ली अपने दोस्त रामी की यादों में डूबा था। तभी उसके पास माया का एक आदमी आता है और कहता है अभी तक कुछ सोचा या नहीं, क्योंकि हो सकता है 1 घंटे बाद तुम सोचने के लिए जिंदा ही ना रहो। फिर वो रामी के इकट्ठा किए हुए सभी सैंपल्स को देखता है और प्लान बनाता है कैसे वहाँ से माल को बाहर निकालेगा। वो माल प्लास्टिक में अच्छे से पैक करके छोटे छोटे डिब्बों में पैक किया गया था और अब उसे 1 टन माल के छोटे छोटे पैकेट गटर में बहाने थे।
दूसरी तरफ रियो उन दोनों को अपनी कार में बंदी बनाकर सिक्का लेने के लिए जा रहा था। तभी वो पुलिस वाली नीना वहां पर भी पहुंच जाती है, लेकिन जोसेफ का मोबाइल ट्रैक नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके सीनियर ने ट्रैक वगैरह करने की उसकी सारी पावर छीन ली थी। तभी उसकी नजर रियो पर पड़ती है, जो कि एक बाइनोकुलर का लॉक तोड़कर उसमें से सिक्का चुराने की कोशिश कर रहा था। फिर वो उसके अंदर से सिक्का निकाल लेता है और बाकी के सिक्के भी ले लेता है। फिर वो अपनी कार की तरफ जाने लगता है। कार के अंदर जोसेफ और एलिना एक दूसरे की हेल्प से खुद को आजाद कर लेते हैं और जैसे ही भागने लगते हैं तभी रियो भी आकर कार में बैठ जाता है। उसके कार स्टार्ट करते ही नीना भी कार के अंदर आ जाती है और कहती है वो सिक्का मुझे दे दो। उनकी बातें सुनकर जोसेफ समझ जाता है यहाँ गड़बड़ होने वाली है। फिर वो कार का गेट तोड़कर बाहर भाग जाता है। गेट की आवाज सुनकर नीना का भी ध्यान भटक जाता है। फिर रियो उससे गन छीनने की कोशिश करता है। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और नीना रियो को गोली मार देती है। फिर गोली की आवाज सुनकर जोसेफ देखने जाता है कि दोनों में से कौन मरा। फिर वो जैसे ही वैन का दरवाजा खोलता है, रियो की लाश बाहर आकर गिरती है। फिर जब वो नीचे गिरा हुआ सिक्का उठाता है तो वहाँ नीना आ जाती है। वो कहती है ये सिक्का मुझे दे दो वरना तुम्हें भी शूट कर दूंगी। फिर जोसेफ एलिना को कुछ पैसे देता है और कहता है यहाँ से फ्लाइट पकड़ो और सीधा अपने घर जाओ। फिर वो नीना को कहता है कि ये कॉइन मैं तुम्हें वक्त आने पर दूंगा, पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तभी वहाँ पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है। फिर वे दोनों उस वैन में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी मैडम माया के घर का अलार्म ऑन हो जाता है। फिर सभी लोग उस घर को चेक करते हैं, लेकिन कोई भी चार्ली को पकड़ नहीं पाता। तभी चार्ली का बेटा अपनी माँ से पूछता है क्या पापा हमें छोड़कर ही भाग गए। उसकी माँ कहती है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तभी चार्ली मैडम माया के पास जाता है और कहता है लो 1 घंटे से पहले ही आ गया मैं। तभी मैडम के आदमी वहाँ पर आते हैं और उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं, लेकिन माया कहती है ये जानबूझकर इस तरह यहाँ पर आया है क्योंकि ये हमें बताना चाहता है कि कोई भी इसको कैद नहीं कर सकता। फिर मैडम के पूछने पर वो अपना प्लान बताता है कि वो बिल्डिंग पोर्ट पर ही बनी है, वहाँ पर ज्यादा गार्ड नहीं होंगे, लेकिन जितने भी होंगे उनसे बचकर हमें वहाँ की बिजली काटनी पड़ेगी। फिर उनके जनरेटर स्टार्ट करने से पहले ही हम बिल्डिंग के अंदर घुस जाएंगे। फिर सही औजारों की हेल्प से मैं सिक्योरिटी डोर को आराम से खोल लूंगा। फिर मैं तुम्हारे माल के पास पहुंच जाऊंगा और वहां पड़े डिब्बों में से माल निकालकर उन्हें फ्लश कर दूंगा। फिर सक्शन पंप की हेल्प से तुम्हारे आदमी सारा माल निकाल लेंगे और इस प्लान के अकॉर्डिंग तुम्हें तुम्हारा सारा माल मिल जाएगा। फिर वो काम पर जाने से पहले माया से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरी फैमिली के साथ ही रहने दिया जाए। अगले सीन में हम देखते हैं बिल्ला अपना सामान पैक कर रहा था। फिर हसन उसे बताता है कि फिरत का फोन आया था। उसने बताया कि तुमने रंगा को मारने से पहले 11 बार उसे कॉल की थी। बिल्ला कहता है कि मैंने उसे रोकने के लिए कॉल की थी। हसन पूछता है इसका मतलब तुम्हें पता था वहाँ पर क्या होने वाला है, बता तुमने हमें धोखा क्यों दिया। मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता था और तुम क्या बन गए। तुमने खुद को एक बाजारू औरत की तरह बेच दिया। बिल्ला कहता है आपने हमेशा हमारा इस्तेमाल किया, क्या दिया है आपने अब तक। फिर हसन कहता है परिवार को कभी धोखा नहीं देते और फिर वो उसके पेट में चाकू मार देता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ जोसेफ नीना से सिक्के के बदले में अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए कहता है। वो कहता है अपने दोस्त और उसकी फैमिली को बचाने के लिए मैं मैडम माया से अकेला नहीं भिड़ पाऊंगा। फिर नीना कहती है कि अगर कल सुबह 6 बजे तक उसका फोन नहीं आया तो ये कॉइन मेरा हो जाएगा। दूसरी तरफ हसन शरीफ से बात करता है और कहता है कि मुझे चार्ली की फैमिली को मारकर अपना बदला लेना है। इस काम में तू मेरी हेल्प करेगा, अपनी कीमत बोल। शरीफ का साथी कहता है हमें तेरे साथ कोई काम नहीं करना, चल निकल यहाँ से। फिर हसन उसे कहता है जाकर बाथरूम में देख, तेरे लिए कुछ रखा है। फिर जब वो बाथरूम में देखता है तो बाहर आकर उस पर गन तान देता है और कहता है इस साले सनकी ने अपने ही भाई को ठोक दिया। फिर शरीफ हसन को कहता है तू 5 मिनट रुक, मैं इसको समझाकर अभी आता हूँ। तभी मैडम माया का आदमी समीरा और उसके बेटे को लेने आता है और कहता है मैडम ने बुलाया है। फिर जब वे मैडम के पास जाते हैं तो मैडम उनके बेटे को कहती है कि मैं तुम्हारे माँ बाप को डेट पर भेज रही हूँ। फिर मैडम का खास आदमी उससे पूछता है अगर ये हमारा काम नहीं कर पाया तो क्या होगा। मैडम कहती है तो हमें काटल से गालियां सुननी पड़ेंगी। फिर समीरा चार्ली के पास चली जाती है। चार्ली उसे कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले जाऊंगा। समीरा कहती है मैं जानती हूँ तुम हमें कुछ भी नहीं होने दोगे। फिर चार्ली कहता है कि मुझे किसी के पास कॉल करनी है, अगर फोन का इंतजाम हो जाए तो मजा आ जाए। फिर समीरा उसके गले लग जाती है और कहती है मेरे पास फोन है, जब रामी मरा तो मैंने वहाँ से चुरा लिया था। फिर चार्ली फोन ले लेता है। तभी मैडम माया की आवाज आती है बहुत हो गया, बंद कर दो इन दोनों को अपने अपने कमरे में। फिर रात को शरीफ हसन के साथ हाथ मिला लेता है और कहता है काम भी मेरी मर्जी से होगा और रेट भी। माया का एक गार्ड उससे नफरत करता है इसलिए वो अंदर जाने के लिए हमारी हेल्प करेगा।
फिर 2 लाख यूरो के बदले उन दोनों की डील डन हो जाती है। तभी जब चार्ली और उसकी फैमिली को रूम में बंद कर दिया जाता है तो मौका देखकर चार्ली जोसेफ को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता क्योंकि वो घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी नीना की नजर फोन पर पड़ जाती है। फिर वो जोसेफ को जगाती है और बात करने के लिए कहती है। जब वो फोन उठाता है तो चार्ली कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास एक प्लान है। अब वो प्लान क्या था ये आपको लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं चार्ली अपनी वाइफ को कहता है, मैं आज रात तक तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। समीरा कहती है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तभी वहां पर माया का खास आदमी आ जाता है और कहता है, सारा इंतजाम हो गया है, चलकर देख लो। फिर नीचे जाकर वो साथ में ले जाने वाला सारा सामान चेक करता है। फिर वो आदमी कहता है कि जाने से पहले एक बार अपनी फैमिली से मिल लो। फिर जब वो अपनी फैमिली से मिलता है तो वहाँ पर मैडम माया आ जाती है। वो कहती है, अब जाओ यहाँ से और काम पूरा करके ही लौटना। चार्ली कहता है, तुम भी अपना वादा याद रखना, काम होने के बाद हमें जाने देना। फिर उसके जाने के बाद माया उन दोनों को ही अलग अलग बंद करने का ऑर्डर देती है, लेकिन वे दोनों चीखने चिल्लाने लगते हैं। फिर समीरा कहती है, प्लीज मैडम, हो सकता है आज हमारा आखिरी दिन हो, इसलिए हमें कमरे में बंद मत करो। मैं अपने बेटे के साथ जी भरकर फुटबॉल खेलना चाहती हूँ। मैडम कहती है, तुम्हें ना सही लेकिन मुझे तुम्हारे पति पर पूरा विश्वास है, वो ये काम पूरा कर लेगा। फिर वो उन्हें परमिशन दे देती है। अब चार्ली माया के आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन के नीचे बने गटर में जाता है। उधर चार्ली का बेटा फुटबॉल खेल रहा था और समीरा उसके पास खड़ी थी। उस गार्डन में बनी बाउंड्री के बिल्कुल पीछे नीना झाड़ियों में छिपकर बैठी हुई थी। फिर जब चार्ली अपनी जैकेट को वहीं पर रखकर पुलिस स्टेशन के नीचे बने सीवर में जाता है तो वहाँ पर जोसेफ आ जाता है। वो उसकी पॉकेट से चाबी निकालता है और उसकी जीरोक्स ले लेता है। फिर वो अपनी वैन में जाकर जीरोक्स से उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाता है। फिर वो उसको फुटबॉल में डालकर फुटबॉल को सील कर देता है। फिर वो उस फुटबॉल को लेकर नीना के पास जाता है और फिर वे फुटबॉल के पीछे गिरने का इंतजार करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मैडम माया आ जाती है। वो समीरा को कहती है कि तुम्हारे सामने ही रामी को मारना पड़ा, इसके लिए आई एम सॉरी। तभी समीरा का फोन वाइब्रेट करने लगता है। अब उसकी आवाज मैडम को ना सुने इसलिए समीरा मैडम पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। फिर मैडम ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि 10 मिनट बाद इसको फिर से अंदर बंद कर देना। नीना और जोसेफ फुटबॉल का इंतजार कर रहे थे। फिर वो लड़का अपनी माँ के इशारे का इंतजार करता है। बाउंड्री के पीछे बैठे नीना और जोसेफ फुटबॉल के पीछे आने का इंतजार कर रहे थे। फिर समीरा अपने बेटे को इशारा करती है और वो फुटबॉल को जोर से किक मारता है। वो फुटबॉल बाउंड्री के दूसरी तरफ चली जाती है लेकिन नीचे नहीं गिरती, पेड़ों में ही कहीं अटक जाती है। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड बॉल ढूंढने के लिए जाता है। फिर जोसेफ कहता है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वो फुटबॉल को बाउंड्री के अंदर फेंक देता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड को वो बॉल मिल जाती है जो जोसेफ ने फेंकी थी। फिर वो गार्ड बच्चे को बॉल देता है और कहता है, अब तुम अकेले ही खेलो लेकिन 10 मिनट। फिर वो बच्चा बॉल को चेक करके अपनी माँ को इशारा करके बताता है कि प्लान कामयाब हुआ। तभी शरीफ हसन के पास जाता है और कहता है, आज रात तुम्हारे साथ 12 आदमी जाएंगे, अब ला मेरा पैसा मुझे दे दे, क्योंकि अगर तू टपक गया तो अपन अपने आदमियों को क्या देगा। फिर हसन कहता है, कुछ दिन पहले मैं मेरे भाई रंगा के साथ नाचा था, ऊपर जाकर भी मैं उसी के साथ नाचूंगा। फिर शरीफ अपने आदमियों को उस पर नजर रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। अब वो समय आ जाता है जब चार्ली को पुलिस स्टेशन की बेसमेंट में जाकर उस माल को फ्लश करना था। फिर माया का आदमी जैकी कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। फिर वे दोनों पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। उनमें से एक आदमी इमरजेंसी लाइट का कनेक्शन काटने के लिए चला जाता है। फिर चार्ली जैकी को कहता है, अगर मैं इस ऑपरेशन के दौरान मर जाऊं तो इसमें मेरी फैमिली का कोई कसूर नहीं, प्लीज उन दोनों को छोड़ देना। फिर लाइट बंद होते ही वे दोनों वहां से भागकर आगे बढ़ते हैं और उस पुलिस स्टेशन की बाउंड्री के अंदर घुस जाते हैं। तभी चार्ली देखता है कि जोसेफ भी वहां पर अपनी कार लेकर पहुंच गया है। फिर वो जैकी को कहता है कि मैं अंदर पहुंच गया हूँ, तुम नीचे नाले के पास पहुंचो। फिर जैकी भी वहां से चला जाता है। तभी चार्ली भागकर जोसेफ के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर लाइट आ जाती है और पुलिस वाले उसको देख लेते हैं। फिर इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, वो फेंसिंग पार करके कार में जाकर बैठ जाता है और फिर वे कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। तभी शरीफ हसन को कहता है, आदमी तैयार है, अब तू मेरा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दे। फिर हसन अपने भाई को फोन करता है और उसका भाई शरीफ के अकाउंट में 2 लाख यूरो ट्रांसफर कर देता है। फिर जैसे ही हसन कार में बैठने के लिए आगे बढ़ता है तो उस कार में से माया के आदमी निकलते हैं। हसन समझ जाता है कि शरीफ ने डबल क्रॉस किया है। फिर शरीफ कहता है, देख भाई, तू मरना चाहता है, अपन जीना चाहता है। हसन कहता है, दुश्मनी महंगी पड़ेगी। फिर मैडम के आदमी उसे बेहोश कर देते हैं। फिर शरीफ मैडम से माफी मांगता है और कहता है, मुझे पता नहीं था मैडम, रामी आपका आदमी है। फिर मैडम कहती है, तुम्हें पता तो था लेकिन जानबूझकर आग से खेल रहे थे, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन आगे से गलती माफ नहीं की जाएगी। फिर मैडम के आदमी हसन को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब मुसीबत सर से टल गई थी, इसलिए वे सब लोग खुशी मनाते हैं।
दूसरी तरफ समीरा फुटबॉल में से चाबी निकाल लेती है। तभी उसके पास चार्ली का फोन आता है। वो पूछता है क्या तुम्हें चाबी मिल गई? समीरा कहती है हाँ। फिर वो कहता है हम पहुंच ही रहे हैं, तुम गेट पर आ जाओ। फिर जब वो चाबी लगाकर लॉक को खोलने की कोशिश करती है तो चाबी अटक जाती है। वो चार्ली को बताती है कि चाबी अंदर तो चली गई है लेकिन घूम नहीं रही। फिर चार्ली कहता है इसका मतलब चाबी पर पॉलिश ठीक से नहीं हुई, तुम थोड़ा ट्राई करो, लॉक खुल जाएगा और फिर तुम सावधानी से गेट पर आ जाना। इतने में चार्ली और जोसेफ गेट के पास पहुंच जाते हैं। नीना पहले से ही वहां पर खड़ी थी। फिर जोसेफ मीना के पास कॉल करता है और पूछता है तैयार होना, एक्शन शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ माया के आदमी सीवर में पहले लोड का इंतजार कर रहे थे। फिर जैकी कहता है अभी 10 मिनट पड़े हैं, अगर उसने हमें धोखा दिया तो मैं खुद उसकी फैमिली को जान से मार दूंगा। तभी चार्ली समीरा के पास कॉल करता है। समीरा कहती है चाबी बीच में ही अटक गई है, लॉक खुल नहीं रहा। फिर चार्ली कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इतने में समीरा के फोन की बैटरी डेड हो जाती है। फिर उसका बेटा कहता है अब मैं ट्राई करूंगा। फिर वो चाबी को निकालकर अपनी शर्ट से पॉलिश करने लगता है। बाहर चार्ली और जोसेफ उन दोनों को बचाने के लिए अंदर जा रहे थे। फिर जोसेफ मेन गेट का लॉक खोलता है और घर के अंदर चार्ली का बेटा भी लॉक खोल लेता है। अब इन्हें याद किए हुए स्टेप के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना था, जैसा कि चार्ली ने इन्हें समझाया था। उधर चार्ली जोसेफ को कहता है तुम यहीं पर रुको, अंदर मैं अकेला जाऊंगा। फिर जोसेफ दरवाजा बंद होने से पहले ही अपना पांव उड़ा लेता है ताकि गेट बंद ना हो। समीरा भी अपने बेटे को साथ लेकर हर कदम फूक फूक कर रख रही थी, लेकिन उस पूरे घर में जगह जगह पर गार्ड्स तैनात थे। फिर वो मैडम माया के रूम में पहुंच जाती है, जहां पर जॉनी सिंस के जैसा दिखने वाला एक गार्ड मौजूद था। फिर उसके जाने के बाद समीरा वहां से बाहर आ जाती है, लेकिन गलती से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। फिर दरवाजे की आवाज सुनकर मैडम वहां पर देखने जाती है, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है। वो फोन उसके खास आदमी जैकी का था। वो बताता है मैडम चार्ली हमें धोखा देकर भाग गया, आप उसके परिवार पर नजर रखिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। फिर मैडम जॉनी सिंस से गन लेती है और उसके रूम की तरफ जाती है। फिर जब वो देखती है कि वो रूम खुला पड़ा है तो वो अपने गार्ड्स को कहती है कि सब मिलकर उसे ढूंढो। तभी समीरा छुपती छुपाती झाड़ियों के बीच पहुंच जाती है। तभी उसके पीछे से चार्ली आ जाता है और उनका मुंह बंद करके उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। तभी वहां पर सायरन बजने लगता है और उसकी आवाज सुनकर नीना गाड़ी को गेट पर ले आती है। फिर चार्ली अपनी बीवी और बेटे को भागकर गेट के पास जाने के लिए कहता है और खुद एक गार्ड से लड़ने लगता है। तभी समीरा के पीछे भी 2 गार्ड्स लग जाते हैं। फिर जोसेफ उन्हें देख लेता है और वहां जाकर उनको पीटने लगता है। उनमें से एक गार्ड जोसेफ के पेट में गोली मार देता है। फिर वे तीनों वहां से भागकर वैन के पास पहुंच जाते हैं और वैन में चढ़ जाते हैं। चार्ली अब भी उस गार्ड के साथ ही लड़ रहा था। वो गार्ड चार्ली को खूब पीटता है, लेकिन चार्ली भी कम नहीं था, वो उसे बेहोश कर देता है। तभी वहां पर जैकी आ जाता है और उसके मुंह पर लात मारकर उसको भी बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जोसेफ की हालत बहुत बुरी हो गई थी। फिर समीरा कहती है इसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तभी चार्ली को भी होश आ जाता है। फिर जैकी जैसे ही उसे मारने लगता है, वहां पर मैडम आ जाती है और कहती है इसे मत मारो। फिर वो कहती है देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। फिर वो हसन को उसके सामने लाकर बिठा देते हैं। हसन अब भी उसे मारना चाहता था। फिर मैडम हसन को कहती है तुम अपने शहर में राज करते थे और एक बदला लेने के लिए तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साम्राज्य में चले आए। जिगरा तो है तुम्हारे पास, लेकिन मैं इसे बदला नहीं खुदकुशी कहूंगी। फिर वो चार्ली को कहती है कि मुझे तो लगता था तुम भरोसे के लायक हो, लेकिन तुम भी धोखेबाज निकले। फिर वो अपने आदमियों को कहती है कि इन दोनों को बदला लेने का मौका दो, इनमें से जो भी बचेगा वही घर जाएगा। फिर वो उन दोनों के हाथ पर जंजीर बांध देते हैं। तभी उन दोनों के बीच में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच शुरू हो जाता है। फिर मैडम माया और उसके आदमी उन दोनों की फाइट का आनंद लेते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे, मुकाबला बराबरी का चल रहा था। फिर चार्ली चैन से उसका गला घोट देता है। हसन कहता है मार दो मुझे, रुक क्यों गए? चार्ली कहता है या तो हम दोनों ही मरेंगे या फिर हम दोनों जिएंगे और माया मरेगी। हसन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह मेरे भाई के मरने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। फिर चार्ली चिल्ला चिल्लाकर कहता है मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, यकीन करो मेरा, माया हम दोनों को ही मार डालेगी, इससे हम दोनों में से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। फिर माया कहती है बहुत हो गया खेल, खत्म करो इनका खेल। फिर वे दोनों वहां से समुद्र में छलांग लगा देते हैं और उनकी नाक नीचे से ही निकल जाते हैं। अब एंड में हम देखते हैं चार्ली के बेटे का फुटबॉल मैच चल रहा था और चार्ली अपनी पत्नी समीरा के साथ उस मैच को एंजॉय कर रहा था। तभी उसकी नजर हसन पर पड़ती है जो अपने भाई के बेटे का मैच देखने आया था। अब जोसेफ भी वादे के मुताबिक नीना को वो सिक्का दे देता है। फिर नीना उस रशियन माफिया को कॉल करती है जिसके बार में उसके पिता की मौत हुई थी। वो कहती है कि वो सिक्का मेरे पास है। फिर माफिया कहता है कि तुम मुझे एड्रेस दो और कीमत बताओ अपनी, मैं अपने ड्राइवर को भेजता हूँ।
लेकिन नीना कहती है वो सिक्का लेने के लिए तुम्हें खुद आना होगा। और इसी के साथ इस हड्डी तोड़ वेब सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है इसका सेकंड सीजन जरूर आएगा। अगर इसका सेकंड सीजन आया तो मैं उसको एक्सप्लेन करके आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। सो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना। और प्लीज जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।